चलिए आज शुरू करते हैं उससे आगे की कहानी। इनकम टैक्स रूल्स 1962 amended up to date. Every act normally gives power to an authority responsible for implementation of the act to make rules for carrying out purposes of the act. हर कानून नॉर्मली गिव्स पावर टू एन अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी को ये पावर देता है रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, जो अथॉरिटी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक कोई भी एक्ट को लागू करे, इम्प्लीमेंट करे, टू मेक रूल्स, कि वो नियम बनाए, फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ द एक्ट, एक्ट का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को पाने के लिए या पूरा करने के लिए रूल्स बनाए। Section 295 of the Income Tax Act has given power to the Central Board of Direct Taxes to make such rules. इनकम टैक्स के केस में जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 295 है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ही पावर दिया है कि वो नियम बनाए, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये पूरे चीज़ों में कंट्रोल किसका रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो नियम बनाए, जो रूल्स बनाए, या तो पूरे भारत के लिए या एनी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। दीज रूल्स आर मेड एप्लीकेबल बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ये जो नियम हैं ये लागू होंगे, एप्लीकेबल होंगे बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया, जो भारत के जो गैजेट है उसमें नोटिफाई करके। ठीक है। नंबर सी, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस बाय सीबीडीटी। अब तीसरा चीज़ क्या है? सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस बाय सीबीडीटी। द सीबीडीटी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन इट अंडर सेक्शन 119 has been issuing certain circulars and clarifications from time to time, which have to be followed and applied by the income tax authorities. जो CBDT है उसको सेक्शन 119 के अंदर में पावर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वो समय समय पर सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस निकालती रहती है, which have to be followed and applied by the income tax authorities, जैसे कि फॉलो भी करना होता है और अप्लाई भी करना, लागू भी करना होता है बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। सच सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस आर बाइंडिंग अपॉन द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बट द सेम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी एंड आईटीएटी। ये जो सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस होते हैं ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर तो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन ये एसएससी के ऊपर और आईटीएटी का मतलब हो गया इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, आईटीएटी के ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होते। ऑल्दो द एसएससी कैन क्लेम बेनिफिट अंडर सच सर्कुलर। यद्यपि अगर कोई बेनिफिट एसएससी को मिलता हो सर्कुलर द्वारा तो वो उस बेनिफिट का लाभ उठा सकता है। नंबर डी है जुडिशियल डिसीजंस। Any decision given by the Supreme Court becomes a law which will be binding on all the courts, appellate tribunals, the income tax authorities as well as on all the assessors. कोई भी डिसीजन जो कि सुप्रीम कोर्ट लेता है वो लागू होगा या बाइंडिंग होगा, विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, सारे कोर्ट्स के ऊपर, एपिलेट ट्राइब्यूनल्स के ऊपर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर, एज वेल एज ऑन द एसएससी, सबके ऊपर में वो लागू होगा। वेयर देयर आर अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट रूलिंग्स, अपोजिट जजमेंट आए, कोई भी डिसीजन को लेकर के, कोई भी मैटर को लेकर के डिसीजंस में मतभेद हो सुप्रीम कोर्ट में ही, तब द डिसीजन ऑफ लार्जर बेंच, वो बेंच जिसमें लार्जर नंबर ऑफ जजेस बैठे हों, वेदर अर्लियर और लेटर, या तो पहले या बाद में, इन पॉइंट ऑफ टाइम, शुड ऑलवेज प्रिवेल, वही प्रिवेल होगा।
जैसे मान लीजिए कि कोई एक मैटर है, उस मैटर के ऊपर में एक केस किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट की मान लीजिए 5 जजेस की बेंच ने एक डिसीजन दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ सालों बाद उसी टाइप का मैटर या उसी टाइप का मैटर के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच के जज ने एक दूसरा डिसीजन दे दिया। जो पहला वाला डिसीजन के ठीक मान लीजिए उल्टा था। उस केस में कौन सा डिसीजन प्रिवेल करेगा? तब वो डिसीजन प्रिवेल करेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच, जजेस के लार्जर बेंच ने दिया था, ठीक है। However, where the apparently irreconcilable decisions are given by benches having equal number of judges, अगर जजेस इक्वल है, दोनों डिसीजन में जजेस इक्वल हैं, द प्रिंसिपल ऑफ द लेटर डिसीजन बीइंग एप्लीकेबल वुड बी अट्रैक्टेड। तब जो बाद वाला डिसीजन आया, जो बाद में जो डिसीजन आया वही माननीय होगा। Decisions given by a high court, income tax, appellate tribunal, etc. are binding on all the SSCs as well as the income tax authorities which fall under their jurisdiction. और जो डिसीजन कोई हाई कोर्ट लेता है या इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल लेता है एक्सेट्रा, वो उन लोगों के ऊपर में आते हैं जो कि उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर में आते हैं। और बाइंडिंग ऑन ऑल द एसएससीज एज वेल एज द इनकम टैक्स अथॉरिटीज विच फॉल अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, उनके जुरिस्डिक्शन में जो आते हैं, अनलेस इट इज़ ओवररूल्ड बाय अ हायर अथॉरिटी, तब तक जब तक कि वो कोई हायर अथॉरिटी द्वारा उस डिसीजन को ओवररूल ना किया गया हो। The decision of a high court is binding on the tribunal and the income tax authorities situated in the area over which the high court has jurisdiction, ठीक है। अब पढ़ते हैं scheme of taxation. Every person whose total income of the previous year exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax is an assessee and chargeable to income tax at the rate or rates prescribed in the Finance Act for the relevant assessment year. हर आदमी, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसकी टोटल इनकम, टोटल आय पिछले साल की एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, जो अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, उस अमाउंट को अगर वो क्रॉस करता है, इज़ एन एसएससी, उसको हम एसएससी बोलेंगे, एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स, और वो इनकम टैक्स के अंतर्गत में आ जाएगा एट द रेट और रेट्स प्रिस्क्राइब्ड ऑन द फिनांस एक्ट फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट। हाउएवर हिज टोटल इनकम शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। टोटल इनकम निकालने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना भी ज़रूरी है। An analysis of the above statement would reveal the following important concepts which are necessary for understanding the framework of the Income Tax Act. An analysis of the above statement, जो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को अगर आप एनालाइज करेंगे, गौर से देखेंगे, would reveal the following important concepts, वो उससे हमको पता लगेगा ये नीचे दिए गए कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, which are necessary, जो कि ज़रूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का फ्रेमवर्क जानने के लिए ज़रूरी है। क्या? नंबर 1 पर्सन, नंबर 2 एसएससी, नंबर 3 असेसमेंट ईयर, नंबर 4 प्रीवियस ईयर, नंबर 5 रेट और रेट्स ऑफ टैक्स, नंबर 6 चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, नंबर 7 मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, नंबर 8 टोटल इनकम, नंबर 9 रेसिडेंशियल स्टेटस। ये 9 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है पर्सन। सेक्शन 231 पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होगा? एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल,
ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको HUF बोलते हैं, ए कंपनी, ए फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, AOP, और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, BOI, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, या वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो. ए लोकल अथॉरिटी, every artificial juridical person not falling within any of the preceding sub clauses. Every artificial juridical person not falling within any of the preceding सब clauses, जो ऊपर दिए गए जो clauses है उसमें अगर वो नहीं गिरता है तो वो भी included होगा. ठीक है. An association of persons or a body of individuals or a local authority or an artificial juridical person shall be deemed to be a person whether or not such person or body or authority or juridical person was formed or established or incorporated with the object of deriving income, profits or gains. An association of persons or a body of individuals or a local authority or an artificial juridical person shall be deemed to be a person whether or not such person or body or authority or juridical person was formed, established or incorporated with the object of deriving income, profits or gains, whether or not. An association of persons or a body of individuals or a local authority or artificial juridical person, जो यहाँ से है, ठीक है ना, shall be deemed to a person, उसको person बोल के मान लिया जाएगा. whether or not मतलब उनको अगर बनाया गया हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या प्रॉफिट अर्न नहीं करने के लिए, मतलब समाज सेवा के लिए, फिर भी उसको हम पर्सन बोलेंगे. ठीक है. अब हम लोग एक एक करके समझते हैं. इंडिविजुअल. एन इंडिविजुअल मीन्स ए नेचुरल पर्सन, दैट इज ए ह्यूमन बीइंग. इट इंक्लूड्स ए मेल, फीमेल, माइनर चाइल्ड एंड ए ल्यूनेटिक और इडियट. ल्यूनेटिक मतलब पागल, इडियट मतलब मूर्ख, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं. हाउएवर, द इनकम ऑफ ए माइनर इज नाउ जनरली इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ए पेरेंट. जनरली क्या होता है, जो माइनर की, माइनर मतलब जो कि 18 साल से कम है, उसकी जो इनकम होती है वो अब उसके पेरेंट के साथ में क्लब कर दी जाती है, इंक्लूड कर दी जाती है. द असेसमेंट ऑफ ल्यूनेटिक और इडियट और माइनर हुज इनकम इज टैक्सेबल इन हिज ओन हैंड्स is done in accordance with the provisions of section 160. 160 के अंदर में बताया गया है कि इन सब की इनकम को कैसे शो करना है. दैट इज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव एसएससी द्वारा. ठीक है. नंबर बी, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द टैक्स लॉ. टैक्स लॉ में इसको नहीं बताया गया है. हाउएवर, एज पर द हिंदू लॉ के अनुसार, it means a family which consists of all persons linearly descended from a common ancestor, including their wives and unmarried daughters. तो डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हिंदू लॉ के हिसाब से अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब है इट मीन्स ए फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स. इट मीन्स वो फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स, जिसके जितने भी मेंबर्स हैं उस फैमिली के अंदर में, वो सब लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर. कॉमन एंसेस्टर से ही लोग आए हैं. ठीक है. इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर. इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं उनकी वाइफ को और उनके डॉटर्स को भी. एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए माँ बाप है, उनके अगर मान लीजिए 4 भाई हैं, 4 बेटे हैं. ठीक है. वो 4 बेटे का वाइफ, फिर 4 बेटों का भी मान लीजिए और 4 बेटे और 2 बेटियां हैं. तो ये सब मिला करके, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर है माँ बाप, तो उसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलेंगे. नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. द इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट डिफाइन व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, which under section 231(5) of the Income Tax Act 1961 is an entity or unit of assessment. In the absence of any definition, the words must be construed in their plain ordinary meaning. So, association of persons. The Income Tax Act does not define what constitutes an
एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो इनकम टैक्स एक्ट है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के बारे में भी नहीं बताते, डिफाइन नहीं करते थे। इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो बताती नहीं है। विच अंडर सेक्शन 231(5) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एन एंटाइटी और यूनिट ऑफ, इसमें ये बताती है कि ये एक एंटाइटी है या एक यूनिट है जिसको कि हम लोग को एसेस करना है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेशन द वर्ड्स मस्ट बी कंस्टिट्यूट इन देयर प्लेन ऑर्डिनरी मीनिंग, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है तो हम लोग जो इसकी जो वर्ड्स जो मीन करते हैं उसको समझना है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब लोगों का समूह। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स टू और मोर पर्सन्स who join for a common purpose with a view to earn an income। तो क्या बोला गया है? Association of persons means two or more persons who join for a common purpose with a view to earn an income, जिसका ऑब्जेक्टिव है इनकम अर्न करना। It need not be on the basis of a contract, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकता है। Therefore, if two or more persons join hands to carry on a business but do not constitute a partnership, they may be assessed as an association of persons। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ में आते हैं बिजनेस करने के लिए और वो पार्टनरशिप अगर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोलेंगे। An association of persons does not mean any and every combination of persons. It is only when they associate themselves in an income producing activity that they become an association of persons। Association of persons तो तभी बोलेंगे जब वो income producing activity में सम्मिलित होते हैं। They must combine to engage in such an activity। The engagement must be pursuant to the combined will of the persons constituting the association। There must be a meeting of the minds, so to speak, in a nutshell, there must be a common design to produce income। जो इनकम जनरेट करना ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। Co-heirs, co-legatees और co-donees joining together for a common purpose or action would be chargeable as an association of persons। Co-heir हो, co-legatees हो, co-donees हो, joining together for a common purpose or action would be chargeable as an association of persons। को हम association of persons के रूप में ही चार्ज करेंगे। In the case of an association of persons, there were conflicting judgments whether the assessing officer has the option to assess the tax either on the association itself as a unit of assessment or on the members of the association as individuals in respect of their respective share of the profits made by the association। The Supreme Court in the case has held that no such option is provided to the assessing officer under the 1961 Act। If it is the income of the association of persons in law, the association of persons alone has to be taxed। The members of the association of persons cannot be taxed individually in respect of the income of the association of persons। कहने का मतलब है कि क्योंकि ये एक्ट ज़्यादा कुछ बताया नहीं है तो एक क्या बोलते हैं प्रॉब्लम आ गई थी ये निकालने में कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को जो इनकम अर्न होती है तो क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास वो पावर है कि वो डिसाइड करे कि उस इनकम को एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम के रूप में जज किया जाए या एसेस किया जाए या फिर इंडिविजुअल की इनकम के रूप में एसेस किया जाए। तो ये कन्फ्यूज़न थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें कि बोला गया कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर में ऐसी कोई राइट या ऐसा कोई पावर नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर सकता। अगर एसएससी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के रूप में रिटर्न फाइल किया है और उस इनकम को अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की इनकम के रूप में दिखाया है तो वही माना जाएगा। ठीक है, अब आइए लास्ट में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI मीन्स ए
कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इंडिविजुअल, कॉन्ग्लोमरेशन ग्रुप, इकट्ठा, ऑफ इंडिविजुअल्स who carry on some activity with the objective of earning some income. ये है इंडिविजुअल्स का, ठीक है ना, जो कोई साथ में आते हैं कुछ काम करने के लिए फॉर अर्निंग सम इनकम, इनकम जनरेट करने के लिए आते हैं। दोनों के बीच में फ़र्क मैं बता दूंगा, रुकिए। इट वुड कंसिस्ट ओनली ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस में दूसरे एंटाइटीज हो सकते हैं, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होंगे। एंटाइटीज लाइक कंपनीज और फर्म्स कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। Income tax shall not be payable by an assessee in respect of the receipt of share of income by him from body of individuals and on which the tax has already been paid by such body of individuals. ये एक अलग सी बात है, हम लोग जब डीपली पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मेनली बात यही है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स जो इकट्ठा होते हैं कोई एक काम करने के लिए जिसका ऑब्जेक्टिव होता है इनकम जनरेट करना, इसी को हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बोलेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन एओपी एंड बीओआई, एओपी और बीओआई में क्या क्या डिस्टिंक्शन है, फर्क है, देख लेते हैं। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कंसिस्ट ऑफ नॉन इंडिविजुअल्स बट ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैज़ टू कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। If two or more persons like firm, company, HUF, individual, etc. join together, it is called an AOP. But if only individuals join together, then it is called a body of individuals. For example, where X, ABC Limited and PQ and company or firm join together with a particular venture, for a particular venture, then they may be referred to as an AOP. If X, Y and Z join together for a particular venture but do not constitute a firm, then they may be referred to as a body of individuals. ठीक है। Number 2 distinction, an AOP implies a voluntary getting together for a common design or combined will to engage in an income producing activities, whereas a BOI may or may not have such common design or will. मतलब एओपी में कॉमन डिजाइन विल होना पड़ेगा, बीओआई में जरूरी नहीं। अब लास्ट नहीं है और एक है ए लोकल अथॉरिटी। द एक्सप्रेशन लोकल अथॉरिटी मीन्स पंचायत एज रेफर टू इन क्लाउज डी ऑफ आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और म्यूनिसिपैलिटी एज रेफर टू इन आर्टिकल 243p ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन or municipal committee and district board legally entitled to or entrusted by the government with the control on management of a municipal or local fund, or cantonment board as defined in section 3 of the Cantonments Act 1924. So ये सब अथॉरिटी हो गया, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे पंचायत as referred to in clause D of article 243 of the constitution, or municipality as referred to in article 243p of the constitution, or municipal committee and district board legally entitled to or entrusted by the government with the control or management of a municipal or local fund, or cantonment board as defined in section 3 of the Cantonments Act 1924. Last, artificial juridical persons are entities which are not natural persons but are separate entities in the eyes of law. Though they may not be sued directly in a court of law, but they can be sued through persons managing them. Therefore, God, idols, and deities are artificial persons. Though they may not be sued directly, they can be legally sued through the priest or the managing committee of the place of worship, etc. They are persons and their income, like offerings, are taxable. However, under the Income Tax Act, they have been provided exemption from payment of tax under separate provisions of the Act, if certain conditions mentioned therein are satisfied. तो आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सनस वो हो गए कि जिनको डायरेक्टली सू नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी और को उनके बदले में सू किया जा सकता है, जैसे कि गॉड्स हो गए, आइडल्स हो गए, ठीक है ना, डेटीज हो गए,
तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। Similarly, all other artificial persons with a juristic personality will also fall under this category. If they do not fall within any of the preceding categories of person, example, University of Delhi is an artificial person as it does not fall in any of the 6 categories mentioned above. Mainly है कि जो किसी भी कैटेगरी में स्पेसिफिकली नहीं गिरता है वो लास्ट कैटेगरी में गिरेगा। एक इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आज कंप्लीट करेंगे। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, अच्छा कैलकाटा यूनिवर्सिटी ये क्या होगा? ये होगा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। कैलकाटा यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। एशियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन, ये कंपनी, ठीक है। नंबर 2 पंजाब बैंक लिमिटेड, ठीक है, ये भी कंपनी है। नंबर 3 कंपनी। A and B who are legal heirs of C. C died in 1994 and A and B carry on his business without entering into a partnership. इसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल सकते हैं क्योंकि एक लोग सेम से हैं। A and B who are legal heirs है, यहाँ पर इसको बोला गया है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। नंबर 4 श्री कृष्णा एंटरप्राइज, ए फर्म कंसिस्टिंग ऑफ SK and P, तो पार्टनरशिप फर्म हो ही गया। ए फर्म, ए जॉइंट फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ P, मिसेस P एंड देयर सन, ऐसे ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये हो गया लोकल अथॉरिटी। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे।